Okay. Is the screen visible to you all? Lecture number 11. यस सर। ओके, चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछली क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। ठीक है कि एक रेलवे ट्रैक है उस वो कौन कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर सॉरी मुश्तमिल होता है, जिसमें हमने जो 3-4 मेजर कंपोनेंट्स थे वो क्या थे। द गर्डर्स विच आर द रेल, ठीक है। उसके अलावा स्लीपर्स विच आर द वुडन प्लैंक्स, ठीक है। इसके अलावा जो हैं वो बेलास्ट दैट इज द स्टोन एग्रीगेट, और लास्ट में जो डिफरेंट फास्टनर्स हैं या जो फिटिंग्स हैं, जितने भी नट्स और बोल्ट्स और स्पाइक्स वगैरह हैं, वो ये 4 कंपोनेंट जो हैं वो मिला के एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो रेल हैं वो क्या होती हैं, उसकी गर्डर्स में जो गेज है स्पेसिंग वो क्या होती है। फिर गर्ड रेल के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं, बुल हेडेड, डबल हेडेड और फ्लैट फुटेड। ठीक है। उसके बाद हमने मुख्तलिफ चीजें रेल के हवाले से डिस्कस की। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द ट्रैक फिटिंग्स एंड फास्टनिंग्स, कि ये जो नट बोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं रेल के गर्डर्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, और रेल के गर्डर्स को नीचे जो स्लीपर्स हैं उसके साथ ज्वाइन करने के लिए किस किस्म की फिटिंग्स और फास्टनर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, जो रेल है, जो ट्रैक है, यू ऑलरेडी नो कि 2 जगहों पे जॉइंट्स जो हैं वो आते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स आते हैं? एक एक रेल को दूसरे रेल के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगल गर्डर ऑफ अ रेल हैज अ स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ 12 मीटर और 13 मीटर। एक सिंगल गर्डर जो है रेल की पटरी की, वो 12 मीटर से लेकर 13 मीटर के लगभग होती है। ठीक है। फॉर broad gauges it is being taken as 12 meter, and for meter and narrow gauges it is being taken as 12 meter. अब देखें, ये जब आप ट्रैक बनाते हैं तो ट्रैक तो किलोमीटर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, मीटर्स के ऊपर तो नहीं होता। तो क्या किया जाता है, एक रेल को दूसरी रेल के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। तो एक जॉइंट्स यहाँ पे आती हैं कि एक गर्डर को दूसरे गर्डर के साथ जोड़ना है। अब ये किस तरह उसकी फिटिंग कैसे होगी और किन फास्टनर्स की मदद से वो ज्वाइन किए जाएंगे, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो रेल के गर्डर्स हैं उनको नीचे स्लीपर्स के साथ भी जोड़ा जाता है। तो स्लीपर्स के साथ किस किस तरह का जॉइंट मैकेनिज्म है उसका, किन इंटिटीज की मदद से जो है वो उसके साथ उसको जोड़ा जाता है। तो ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो ट्रैक फिटिंग्स हैं या जो फास्टनर्स हैं, ये इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। जब ये प्रॉपर फास्टनिंग इसकी नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से रेल को ना जोड़ा जाए, तो ये तो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म की एक्सीडेंट्स हो सकती हैं रेल की। इस वजह से गर्डर्स को भी आपस में बड़ी मजबूती से जोड़ना जो है वो जरूरी है। प्लस इन गर्डर्स को नीचे जो स्लीपर्स हैं उनके साथ भी बड़ा मजबूत कनेक्शन जॉइंट होना चाहिए, ताकि जो इसकी पोजीशन है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर रेल की पोजीशन डिस्टर्ब होगी तो इससे नुकसान क्या होगा? देयर वुड बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो गेज है उसको मेंटेन रखने के लिए भी ये प्रॉपर फास्टनर्स जो हैं वो बड़े जरूरी है। गेज का क्या मतलब है? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो नीचे मैंने एक छोटी सी डायग्राम भी बनाई है कि लेट्स सपोज दीज आर द 2 रेल गर्डर्स। अब ये इन 2 रेल गर्डर्स के बीच ये जो फासला है, इनर डिस्टेंस, दिस इनर डिस्टेंस इज कॉल्ड द गेज। ठीक है। अब ये जो रेल है, ये रेलगाड़ी जो ऊपर है, ट्रेन, जब ये इसके ऊपर गुजरती है तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोई स्टीयरिंग मैकेनिज्म तो नहीं है। ठीक है।
तो वो ये जो रेल के गर्डर्स हैं बेसिकली ये एक गाइड प्रोवाइड करता है टू द ट्रेन कि उसने किस तरफ जाना है और कहाँ पे उसने मुड़ना है। ये सारा का सारा गाइड जो है ये रेल प्रोवाइड करता है। और दिस रेल इज बीइंग कनेक्टेड, the train is being connected to the rail through this through these wheels। ठीक है। अब जब ये गेज जो है, अब ये देखें जो गेज होगा इस रेल का, उसी गेज के उसी गेज की जो रेलगाड़ी है वो उसके ऊपर मूव करेगी। अगर दोनों का गेज डिफरेंट है तो ये रेलगाड़ी उसके ऊपर नहीं मूव कर सकती। लेकिन कहीं पे अगर ये प्रॉपर फास्टनर्स जो हैं वो लूज कर जाएं और इनका गेज जो है कम ज्यादा हो जाए तो ये रेलगाड़ी का जो पहिया है, व्हील, वो प्रॉपरली इस गाइड के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ बैलेंस हो सकता है। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रेल जो है वो पटरी से उतर गई और इस तरह उसका कोई एक्सीडेंट हुआ। तो ये प्रॉपर फास्टनर्स जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन 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 फिक्सिंग द इन फिक्सिंग द रेल and giving a very smooth as well as a level alignment with fixed and uniform gauge to the train। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया कि दो दो जगहों पे कनेक्शंस होती हैं। एक रेल टू रेल कनेक्शन है, यानी एक गर्डर को दूसरे गर्डर के साथ जोड़ना है, और दूसरा रेल को वुडन स्लीपर्स के साथ नीचे जोड़ना है। अब रेल टू रेल कनेक्शन का क्या मतलब है? लेट्स सपोज ये देखें, ये एक गर्डर बना हुआ है रेल का, ये दूसरा गर्डर है। ठीक है, सिमिलरली ये तीसरा गर्डर है। अब हर एक गर्डर की एक स्टैंडर्ड लंबाई है, दैट इज 12 मीटर और 13 मीटर। अब इसको जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये एक छोटी सी प्लेट लेते हैं। ये प्लेट आपको ग्रीन कलर में जो नजर आ रही है, इस तरह की एक प्लेट लेते हैं और उसके अंदर ये बोल्ट्स और नट्स की मदद से इसको ज्वाइन किया जाता है विद अनदर रेल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग रेल विद अनदर रेल, उसमें क्या मेजर चीजें इस्तेमाल होती हैं? एक प्लेट इस्तेमाल होता है, ये जो जॉइंट प्लेट है। अब इस प्लेट को क्या कहते हैं? फिश प्लेट। ठीक है, इसके अलावा इसमें बोल्ट्स मुख्तलिफ किस्म की और नट्स इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये फिश प्लेट जब लगाते हैं तो उसको नट्स और बोल्ट्स की मदद से फिक्स किया जाता है। दूसरा जो है रेल का ज्वाइनिंग ऑफ द रेल विद द वुडन स्लीपर्स, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पाइक्स और बेरिंग प्लेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको जो है वो जोड़ा जाता है विद द स्लीपर्स बिलो। ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्लीपर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसके बाद, वो तमाम का तमाम स्लीपर्स के हवाले से है। तो ये देखिए, हमारे पास वुडन स्लीपर्स हो सकते हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स हो सकते हैं, स्टील के भी स्लीपर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स के स्लीपर्स हो सकती हैं। ठीक है, अब इन मुख्तलिफ मटीरियल्स की स्लीपर्स में मुख्तलिफ किस्म के जो फास्टनर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर जो हैं वो स्पाइक्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये स्पाइक्स जो हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि स्पाइक्स क्या होती हैं। दीज आर जस्ट लाइक नेल्स, कील की तरह होती हैं, जो कि स्लीपर्स के साथ रेल को जोड़ने में मदद देते हैं। ठीक है, और ये इसके अलावा जो है वो कास्ट आयरन के जो बेरिंग प्लेट्स हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं टू गिव इट अ फर्म सपोर्ट to the rail and to join the rail with the sleepers। अब आते हैं, सबसे पहले जो चीज है वो उसको डिस्कस करते हैं, दैट आर द फिश प्लेट्स। फिश प्लेट क्या होती है? बेसिकली इसको जो नाम दिया गया है फिश प्लेट का, कि इसकी जो इनिशियल शक्ल थी जब शुरू में इसको बनाया गया था, इट वाज रिजेंबलिंग टू द शेप ऑफ अ फिश। बिल्कुल शेप फिश की शक्ल की तरह का ये एक प्लेट होती थी, और उसको एक रेल और दूसरे रेल के बीच में रख के उसको जोड़ने में इस्तेमाल होती थी। ठीक है, सो द नेम डिराइव्स फ्रॉम द फिश शेप ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन का जो फिश शेप की वजह से, आजकल तो खैर इसकी फिश शेप नहीं है, आजकल तो इसकी रेक्टेंगुलर शेप ही है, लेकिन शुरू में इसकी जो शेप थी इट वाज रिजेंबलिंग टू द फिश, that is why it was given the name of fish plate।
अब इस फिश प्लेट का फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज टू होल्ड द टू रेल्स टुगेदर। सिंपल सी बात है कि ये क्या करता है, ये फिश प्लेट दो रेल्स को आपस में जोड़ने में मदद देता है, ठीक है। और इसके अंदर सुराख होती हैं, होल्स आर ड्रिल्ड इन द वेब। ये जो वेब सेक्शन है इसमें होल्स जो है वो ड्रिल किए जाते हैं और इसमें नट्स और बोल्ट्स लगा के उसको फिक्स किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जितनी स्ट्रेंथ जो है वो रेल की है। जो गर्डर की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका जो मटेरियल होगा बिल्कुल उसके बराबर इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि यहां पे अगर आप देखें इस स्लाइड में, तो ये जब इसके ऊपर ट्रेन गुजरती है तो इस जॉइंट के ऊपर हमेशा स्ट्रेसेस ज्यादा आती हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस आएंगी तो इसके फेलियर के चांसेस बहुत मतलब प्रोमिनेंट होती हैं। इस वजह से इसको फेलियर से बचाने के लिए इसको हम वीक मटेरियल से नहीं बना सकते। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रेल गर्डर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिश प्लेट शुड बी द सेम, ठीक है। अदरवाइज अगर ये वीक होगा तो देयर वुड बी चांसेस ऑफ ब्रेकिंग दिस प्लेट, और जब ये प्लेट ब्रेक कर जाएगा तो देयर विल बी चांसेस ऑफ फेलियर एंड और ट्रैक जो है वो टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट शुड हैव द सेम स्ट्रेंथ एज दैट ऑफ द बेरिंग प्लेट, एज दैट ऑफ द रेल गर्डर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द फिश प्लेट्स। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअल फिगर है, ये एक्चुअल फिश के किस तरह ये एक्चुअली नजर आती हैं जो ट्रैक के ऊपर। तो ये देखें, एक छोटी सी प्लेट है, ये छोटी सी प्लेट जो है यहाँ पे लगाई गई है और इसको नट्स और बोल्ट्स के साथ जो है वो फिक्स किया गया है। और यहाँ पे ये देखें, ये एक रेल सेक्शन है और ये दूसरा रेल सेक्शन है और इसको इस तरह आपस में जोड़े गए हैं। तो दिस इज बेसिकली द फिश प्लेट। और ये जो बोल्ट्स हैं, नट्स और बोल्ट्स, दीज नट्स एंड बोल्ट्स आर कॉल्ड द फिश बोल्ट। अच्छा, अब आते हैं, ये तो एक रेल को दूसरे रेल के साथ जोड़ने के लिए जो तरीकेकार है उसको हमने डिस्कस किया, जो कि फिश प्लेट की मदद से जोड़े जाते हैं। अब आते हैं फिटिंग फॉर द वुडन स्लीपर्स, यानी रेल को वुडन स्लीपर्स के साथ या बाकी मुख्तलिफ किस्म की स्लीपर्स हो सकती हैं, उन स्लीपर्स के साथ जोड़ने का क्या तरीकेकार है। तो उसमें दो चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, दो टाइप्स ऑफ फास्टनर्स हैं। एक को हम कहते हैं स्पाइक्स और दूसरे स्क्रूज और बेरिंग प्लेट्स जो हैं ये भी हो सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे एक रबर सी प्लेट लगी हुई है, दिस इज द बेरिंग प्लेट। यहाँ पे भी नीचे एक प्लेट आपको नजर आ रही है, दिस इज द बेरिंग प्लेट, ठीक है। और ये जो इसके साथ जो है स्क्रूज भी हो सकती हैं और स्पाइक्स भी हो सकती है जो कि इसके ऊपर लगाई जाती हैं, इस बेरिंग प्लेट के ऊपर। एंड दिस इज हाउ द रेल इज बीइंग फिक्स्ड और एंड जॉइंड टू द वुडन स्लीपर्स। अच्छा, वन बाय वन जरा इसको डिस्कस करते हैं। स्पाइक्स, हमारे पास चार किस्म के स्पाइक्स हैं। वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या होती हैं? ये दिस इज जस्ट लाइक नेल्स। ये देखें, जैसे ये कील है, ये भी स्पाइक है, ये भी स्पाइक्स है, ठीक है। तो वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्स। वन इज कॉल्ड द डॉग स्पाइक, द सेकंड वन इज कॉल्ड द राउंड स्पाइक, थर्ड वन इज कॉल्ड द फैंज बोल्ट्स एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड द स्क्रू स्पाइक्स। ये चार स्पाइक्स हैं जिसकी मदद से रेल को स्लीपर्स के साथ ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक द नेल्स, जैसे कील नहीं होती जिसको आप दीवार में या किसी भी चीज में ठोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दीज आर डिफरेंट इमेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो पहला है, दिस इज द डॉग स्पाइक, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द डॉग स्पाइक। व्हाई दिस इज कॉल्ड डॉग स्पाइक की आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द राउंड स्पाइक। ये बिल्कुल राउंड नॉर्मल कील की तरह होती है, जो हमारे पास नॉर्मल कील है बिल्कुल सेम उसी नेल की तरह ये नजर आती है, ठीक है। सो दिस इज द राउंड स्पाइक। दिस इज द फैंज बोल्ट। फैंज बोल्ट में क्या होता है, ये जो नीचे है पोर्शन है वो स्क्रूज लगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड्स लगाते हैं, ठीक है, जिसको स्क्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे
ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल प्लेन होता है, जस्ट लाइक द नॉर्मल राउंड स्पाइक, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ टाइप है दैट इज द फ्लैंज स्क्रू स्पाइक्स। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो है वो रिंग्स बनी हुई हैं के थ्रेड्स, और इन को जो है ये एक बहुत फर्म सपोर्ट और फर्म ग्रिप देता है कंपेयर टू द अदर टाइप्स लाइक डॉग स्पाइक, राउंड स्पाइक और फैन बोल्ट्स के मुकाबले में ये ज्यादा फर्म और मजबूत जॉइंट बनाता है स्क्रू स्पाइक्स, ठीक है। यहाँ पे वन बाय वन जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज द डॉग स्पाइक। व्हाई दिस इज कॉल्ड डॉग स्पाइक? अगर आप इसको देख लें तो इसकी हेड जो है, ये इसका जो सर है, ये बिल्कुल डॉग के ईयर की तरह है। इट्स जस्ट लाइक द ईयर ऑफ द डॉग। डॉग की जो कान होती है बिल्कुल उसकी तरह का ये शक्ल इसकी नजर आ रही होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन द नेम इज गिवन, द नेम टू दिस स्पाइक इज गिवन एज डॉग स्पाइक, ठीक है। अब ये डॉग स्पाइक जो है मोस्ट कॉमनली जो है वो वुडन स्लीपर्स में इस्तेमाल होती हैं टू फिक्स और टू जॉइन द रेल टू द वुडन स्लीपर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक बेरिंग प्लेट लगी हुई है। इस बेरिंग प्लेट में क्या करता है ये बेरिंग प्लेट? इस बेरिंग प्लेट के अंदर होल्स हैं और उस होल के अंदर जो है इस स्पाइक को ठोका जाता है, ठीक है। अब जब इसको हैमर करते हैं इनसाइड द इनसाइड द स्लीपर, ठीक है, तो इसका ये जो कोना निकला हुआ है, ये जो हेड इसका बाहर की तरफ उभरा हुआ है, वो इस रेल के गर्डर के ऊपर आ जाता है। अब ये क्या करता है, ये जो है ये जो इसकी हेड है इसकी मदद से ये फर्म जो है वो एक ग्रिप इसको मिल जाती है, और ये जो है इट होल्ड्स द रेल गर्डर एंड इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द रेल। यानी इस रेल जो है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है वो मूवमेंट उसकी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इट होल्ड्स द रेल वेरी फर्मली। तो ये जो इसका बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है, ये रेल को मजबूती से पकड़ने में या ग्रिप देने में मदद देता है। सेकंड वन इज द राउंड स्पाइक। ये जस्ट लाइक नॉर्मल कील की तरह होती है, ठीक है, नॉर्मल स्पाइक है, ठीक है। लेकिन ये जो है अब दे हैव बिकम ऑब्सोलीट नाउ। आजकल जो है ये इस्तेमाल नहीं होती। व्हाई? बिकॉज इसकी वजह ये है कि ये जो है चूंकि इसका सरफेस बड़ा स्मूथ होता है, तो ये इस्तेमाल के साथ साथ जैसे इसके ऊपर ट्रेनें गुजरती है ना, तो ये स्पाइक जो है लूज हो जाता है और ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, ये वापस उतर जाता है। तो ये इसके लूजनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा आता है और मेंटेनेंस बार बार करनी पड़ती है। साथ में ये वुडन स्लीपर्स भी इसकी वजह से डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा अक्सर जो जहां पे कील लगाई जाती है वुड के अंदर और वो लूज कर जाए तो दोबारा उस जगह पे जो है वो कील नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सुराख इतना खुल जाता है कि इसमें जो है सेम डायमेंशन की जो जो कील है, जो नेल है, उसको हैमर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डैमेज कर देता है। इसलिए आपको जो जब वुडन किसी वुड में दोबारा कील टूंगनी है तो आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, सेम पॉइंट पे सेम कील आप नहीं लगा सकते। तो इस वजह से जो है ये बड़ा डिस्टर्ब कर देता है और ये उसकी स्पाइक्स जो हैं उससे काफी खराब हो जाती हैं। द थर्ड वन इज फ्लैंज बोल्ट्स। फ्लैंज बोल्ट्स जो हैं दीज आर फास्टनर्स जो कि चीयर्स टू द स्लीपर्स, यानी चीयर्स को स्लीपर्स के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीयर्स की बात मैंने आपको कही थी, चीयर्स जो है वो शायद पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। दिस इज द चीयर, ठीक है। तो चीयर के अंदर ये जो होल्स हैं वो यहाँ पे जो है लगाते हैं और इसमें दोनों बोल्ट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ये फ्लैंज बोल्ट्स भी इस्तेमाल होती हैं और ये स्क्रू स्पाइक्स भी लगाई जाती हैं। लेकिन फ्लैंज बोल्ट्स जो हैं उसके मुकाबले में ये जो स्क्रू स्पाइक्स हैं वो ज्यादा इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ द वुडन स्लीपर्स एंड द स्क्रू स्पाइक्स आर बीइंग प्रोवाइडेड इन हाई स्पीड एंड मेन ट्रंक राउट्स के ऊपर जो है ज्यादा जो है वो स्क्रू स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके भरपूर फायदे हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी ये जो थ्रेड्स बनी हुई है तो ये वुडन स्लीपर को बड़ी मजबूती के साथ जो है वो होल्ड कर देता है और ये जो है बाहर खुद ब खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है ना, क्योंकि इसका सरफेस जो है इसमें थ्रेड्स बनी हुई है।
मुकाबला इसके, ये देखें इसका सरफेस बड़ा स्मूथ है। तो ये जो हाई स्पीड ट्रैक्स हैं उनके ऊपर जो है स्क्रू स्पाइक्स, और आजकल मोस्ट कॉमन स्पाइक्स जो है यही है कि स्क्रू स्पाइक्स जो है ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। और इसकी का फायदा ये है कि इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन। हाउ इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन? बिकॉज चूंकि ये एक जगह बारी जब लगा ले तो ये उतरती बड़ी मुश्किल से है। तो और ये तो इसकी वजह से ये जो वुडन स्लीपर्स हैं उसके जो होल्स हैं वो वाइडन नहीं होते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो जब वो खुलते नहीं है तो वुडन स्लीपर खराब नहीं होते। ठीक है। तो ये इसकी इसका एक फायदा ये है कि इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ द वुडन स्लीपर्स। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये जो स्पाइक्स हैं तो उसके नीचे जो है वो स्पाइक्स जो है वो बेरिंग प्लेट के ऊपर लगाते हैं। तो हमारे पास 3 बेरिंग प्लेट्स हैं। यहाँ पे मैंने एक किसी इमेज में भी आपको बताया कि ये देखें, ये लगाया गया है, क्या कहते हैं, ये गर्डर है। और गर्डर के नीचे ये जो प्लेट आपको नजर आ रही है, दिस इज द बेरिंग प्लेट। तो उस बेरिंग प्लेट के ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के स्पाइक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो बेरिंग प्लेट्स हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बेरिंग प्लेट्स हैं। एक को हम कहते हैं माइल्ड स्टील कैंटेड बेरिंग प्लेट, दूसरी को हम कहते हैं फ्लैट एमएस, यानी एमएस का मतलब है माइल्ड स्टील, ठीक है, एम फॉर माइल्ड, एस फॉर स्टील। तो ये फ्लैट माइल्ड स्टील बेरिंग प्लेट्स हैं। और तीसरा आपके पास है कॉस्ट आयरन एंटी क्रीप बेरिंग प्लेट्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग प्लेट्स हैं हमारे पास। अब ये बेरिंग प्लेट जैसे नाम से जाहिर है, बेरिंग प्लेट यानी ये क्या करता है, बेर, एक ऐसा प्लेट जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद देता है, ठीक है, और लोड को बेयर करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बेयरिंग प्लेट। बेयरिंग का मतलब क्या है, बर्दाश्त करना, ठीक है, ऐसा प्लेट जो बर्दाश्त कर रहा। अब किसको बर्दाश्त करता है, ये मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस आती हैं। तो वो सारा का सारा पॉइंटेड लोड होता है किस्म का व्हील का रेल के ऊपर। तो वो क्या कर लेता है, ये बेयरिंग प्लेट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थ्रू अ वाइड एरिया। ठीक है ना। जब ये स्लीपर के ऊपर लोड ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो जाके ये डायरेक्टली पॉइंटेड शक्ल में नहीं ट्रांसफर करता, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की शक्ल में ये लोड ट्रांसफर होती है टू द स्लीपर्स। अब हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग प्लेट्स हैं। वन इज द माइल्ड स्टील कैंटेड बेयरिंग प्लेट। माइल्ड स्टील तो नॉर्मल स्टील होती है, लेकिन कैंटेड, व्हाट डू मीन बाय कैंटेड? कैंटेड का मतलब ये है, ये जो ग्रूव आपको नजर आ रहा है, ये देखें नीचे ये पूरा गर्डर है रेल, और ये जो आपको बिल्कुल सीधी नहीं है बल्कि इसके अंदर ये ग्रूव्स बनाई गई हैं, जस्ट लाइक द शेप ऑफ दिस गर्डर। जो गर्डर की शेप है नीचे बॉटम, बिल्कुल उसी शेप के ये ग्रूव्स इसमें बनाई जाती हैं। अब इन ग्रूव्स का फायदा क्या है, अगर इसको बिल्कुल सीधा प्लेट बनाएं तो ये जो है ये आगे पीछे मूव कर वाइब्रेशन की वजह से ये गर्डर आगे पीछे मूव कर लेता है। लेकिन अब ये ग्रूव जब बनाए जाएं तो ये ग्रूव में ये गर्डर बिल्कुल जाके फर्मली फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसकी मूवमेंट जो है वो इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द गर्डर। यानी जब ट्रेन इसके ऊपर गुजरती है तो एक्सेसिव वाइब्रेशन की वजह से इसकी मूवमेंट, आगे पीछे मूवमेंट जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैंटेड शेप ऑफ द बेयरिंग प्लेट। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या बड़े कॉमन किस्म की बेयरिंग प्लेट्स हैं। ये दूसरा जो है नीचे आपको जो नजर आ रही है, दिस इज द फ्लैट एमएस बेयरिंग प्लेट। बिल्कुल फ्लैट शक्ल में होती है, सीधा। तो ये तो जो है बहुत कम जगहों पे ये फ्लैट इस्तेमाल होती हैं, जिस जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्लेट। ये ग्रिप तो प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि सिर्फ जो है ये एरिया लोड जो है वो वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ये जो तीसरा है यहाँ पे जो फिगर 10.9 है, दिस इज द कॉस्ट आयरन एंटी क्रीप बेयरिंग प्लेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की बेयरिंग प्लेट्स हैं। ये ज्यादा मजबूत ग्रिप प्रोवाइड करता है टू द रेल गर्डर। ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर तरफ से इसने रेल को पकड़ने की कोशिश की है। एक फर्म ग्रिप ये प्रोवाइड करता है। दे हैव डिफरेंट जॉज, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के जॉज इसके बने हैं, और ये एक फर्म ग्रिप जो है वो प्रोवाइड कर देता है टू द रेल गर्डर। ठीक है। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो लिखा है एंटी क्रीप। एंटी क्रीप, क्रीप का क्या मतलब है, ये इसी लेक्चर के जो लास्ट 3-4 स्लाइड्स हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रीप क्या है। ठीक है। तो ये ज्यादा
ग्रिप कर देता है, ज्यादा ग्रिप की वजह से ये रेल जो है बिल्कुल फर्मली फिक्स हो जाती है और ये आगे पीछे मूव नहीं करती, जिसकी वजह से क्रीप के जो इश्यूज हैं वो गर्डर्स में या रेल में ट्रैक में जो क्रीप के इश्यूज हैं वो नहीं आते। उसको आप खुद भी पढ़ लें, ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ इस डायग्राम से दे चुका हूं। अच्छा, इसके अलावा जो है बेरिंग प्लेट्स अगर ना हो तो चीयर्स भी एक किस्म की बेरिंग प्लेट्स का काम देती हैं। ये जो चीयर है ये पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं दिस इज द फिश प्लेट, और ये जो आपको नजर आ रही है दीज आर द चीयर्स। ठीक है, तो चीयर्स और बेरिंग प्लेट दोनों का सेम फंक्शन है, लेकिन ये जो चीयर्स हैं ये इसका एक एडिशनल फंक्शन ये है कि इसकी जो उभरा हुआ पोर्शन है बाहर की तरफ, ये क्या कर लेता है, ये रेल को फर्दर होल्ड कर देता है। ठीक है, ये रेल को एडिशनल एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, और ये रेल इसकी वजह से रेल जो है वो ट्रांसवर्स मूवमेंट, एक तो लेटरल मूवमेंट है ऊपर नीचे मूवमेंट या आगे पीछे मूवमेंट, ये जो ट्रांसवर्स मूवमेंट है, ठीक है, लेफ्ट राइट मूवमेंट, ये इसकी प्रिवेंट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चीयर। तो ये कि इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड from the rail to the sleepers, ठीक है, and to keep the rail in proper position, the sleepers are the chairs are being provided, ठीक है, और चेयर को फिर जो स्लीपर्स के साथ फिक्स करते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के स्पाइक्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द स्क्रू स्पाइक्स, ये जो शक्ल से भी आपको नजर आ रही है, तो वो स्क्रू स्पाइक्स जो है वो यहाँ पे लगा लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर चेयर ना हो तो आप बेरिंग प्लेट लगाते हैं, और अगर बेरिंग प्लेट की जगह आप चेयर लगाते हैं तो फिर बेरिंग प्लेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो रेल को रेल के साथ जोड़ते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो फिश प्लेट है, इस फिश प्लेट की मदद से भी रेल को दूसरे रेल के साथ जोड़ा जाता है। और दूसरा जो आजकल जो ट्रेंड है यूरोपियन कंट्रीज में, वो क्या करते हैं, दे यूजुअली वेल्ड, वो वेल्ड करते हैं, एक गर्डर को दूसरे गर्डर के साथ वेल्डिंग की मदद से जोड़ते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेल। ठीक है, लेकिन इस वेल्डिंग का एक फंक्शन ये भी है कि अगर कहीं पे आप जो है वो फिश प्लेट्स की मदद से जोड़ते हैं, तो फिश प्लेट्स के अलावा ये जो गर्डर्स हैं, ये अगर कहीं पे आपका कोई गर्डर डैमेज हो जाए, कोई पीस उसका डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज पोर्शन को रिपेयर करने के लिए भी वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने इसको जोड़ना है, अगर आपने फिश प्लेट की मदद से भी जोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई गर्डर में कोई मसला आ गया है और माइनर सा डैमेज है, तो उस माइनर डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी वेल्डिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब ये जो वेल्डिंग है उसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, उसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द रेल। ठीक है, क्योंकि ये जो ज्यादा फर्म पोजीशन में होती है, ठीक है, जस्ट लाइक इट बिकम्स अ सिंगल रेल। तो जब एक सिंगल रेल होगी, नंबर ऑफ जॉइंट्स जितने कम होंगे, स्पेशली लूज जॉइंट, जब ये देखें ये जॉइंट है लेकिन लूज जॉइंट है, लूज सपोर्ट है, तो जितने लूज सपोर्ट्स कम होंगे आपके पास, उतनी ही जो है रेल की जो लाइफ है वो बढ़ेगी। तो जो वेल्डिंग है वो तो बड़ी एक फर्म सपोर्ट देता है, एक परमानेंट सपोर्ट देता है। ठीक है, और परमानेंट फिक्स प्रोवाइड करता है। repairs the worn out points and hence provide more riding comfort to the passengers due to smooth running of wheels। ठीक है, क्योंकि रिपेयर अगर कोई worn out पार्ट्स हैं, कोई पार्ट खराब हो गया, कोई रेल का कोई पोर्शन खराब हो गया है, तो उसको रिपेयर करना भी जो है बड़ा आसान है थ्रू वेल्डिंग। ठीक है, इट रिड्यूसेस द क्रीप एज वेल। क्रीप जो है, क्रीप का क्या मतलब है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, कि जब गर्डर जो है, जब ये बोल्ट्स वगैरह नट्स लूज हो जाते हैं, तो ये रेल अपनी पोजीशन से आगे पीछे चला जाता है। अब इस आगे पीछे मूवमेंट को क्रीप कहते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, जो वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है, तो वेल्डिंग की मदद से तो ये बड़ी फर्म और फिक्स सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट, आगे पीछे मूवमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। It increases the structural capacity and welding of rail reduces the maintenance cost। ठीक है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस करता है। हाउ इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट, ये देखें, ये जो नट्स और बोल्ट्स लगे हैं, तो ये टाइम के साथ लूज हो जाते हैं, इसको रिप्लेस करना पड़ता है, इसको फिक्स करना पड़ता है, इसको टाइटन करना पड़ता है, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग करनी पड़ती है।
जबकि वेल्डिंग की इस तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चेक नहीं है, बस एक बार वेल्ड आपने कर लिया तो उसकी कोई जो है वो उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, बस वो फर्म होगा, वो मजबूत होगा। लेकिन एक नुकसान इसका ये है वेल्डिंग का, अगर पूरी की पूरी रेल में ये तमाम जॉइंट्स को वेल्ड किए जाएं तो अगर कोई पोर्शन खराब हो जाए तो उस खराब पोर्शन का क्विक फिक्स नहीं हो सकता। लेट सपोज एक 13 to 12 मीटर की एक गर्डर है, वो पूरा गर्डर जो है कहीं से टेढ़ा हो गया या खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस गर्डर को आपने रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट अगर आपने स्लीपर्स की मदद से, सॉरी, फिश प्लेट्स की मदद से ज्वाइन किया होगा, तो ये नट्स को आप खोलते हैं और ये जो खराब गर्डर है उसको आप निकालते हैं और दूसरा गर्डर आप लगा लेते हैं। लेकिन जो वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग के बाद फिर इनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है, इनको कट करना पड़ता है और फिर जाके दोबारा जोड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा चेंज रेल जो है वो क्विक फिक्स नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए प्रॉपर जो है वेल्डिंग ऑपरेशन करना पड़ता है और फिर जाके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट ऑफ द रेल जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है for if the rails are being welded together। अच्छा, ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि वेल्डिंग जो है वो किस तरह वेल्डिंग की जाती है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक में है गैस प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिक और मेटल आर्क वेल्डिंग, तीसरा है फ्लैश बट वेल्डिंग और चौथा है थर्माइट वेल्डिंग। ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तमाम मेथड्स को गूगल पे सर्च करें। ठीक है, इसकी रेफरेंस वीडियोस भी आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करें और आपने खुद को फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको करना है कि ये गैस प्रेशर वेल्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रिक मेटल आर्क वेल्डिंग कैसे होती है, फ्लैश बट वेल्डिंग कैसे होती है और थर्माइट वेल्डिंग कैसे होती है। तो ये तीनों जो है आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है एंड दिस विल बी योर असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो तो उसका था, पार्किंग स्टडीज का था। ये असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो आपने इसको एज एन असाइनमेंट करके नेक्स्ट क्लास तक मुझे सबमिट करना है। ठीक है, अब ये जो है इसमें आपने ज्यादा कहानियां नहीं लिखनी, कोशिश करें कि इस जो जहां जिस इंटरनेट रिसोर्स से भी आप पढ़ें उसका रेफरेंस नीचे देना जरूरी है। ठीक है, असाइनमेंट के आखिरी पेज पे उसके उनके रेफरेंसेस जरूरी है कि हमने यहाँ से ये मटेरियल लिया है, यहाँ से लिया है और यहाँ से लिया है। ठीक है, तो उनके लिंक्स और सारी चीजें किसी बुक से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, तो वो इसके रेफरेंस जरूरी है। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखना है। पैराग्राफ शुड कंटेन 4 to 5 या 6 लाइन, उससे ज्यादा ना हो, और टोटल असाइनमेंट आपकी 2 पेजेस से ना बढ़े। ठीक है, तो ये आपने एज एन असाइनमेंट करना है और मुझे नेक्स्ट क्लास तक सबमिट करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट ना करें, चीजों को पढ़ें और खुद उसको समराइज करके उसको नेक्स्ट क्लास में उसको सबमिट करें। दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट और दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो ये आपने इसको स्टडी करके नेक्स्ट क्लास में उसको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अच्छा, वी हैव डिफरेंट फेल्योर्स। रेल के जो गर्डर्स हैं उसमें किस किस्म की फेलियर आ सकती हैं, तो ये कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक है क्रश हेड, ये जो हेड है वो उसका टूट जाता है। तो वो क्यों टूटता है? अक्सर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से टूटता है कि जो रेल जब कंपनी में बनाया गया था तो बनाते वक्त जो इसकी हेड थी वो उसमें मटेरियल चीप इस्तेमाल किया गया या उसकी पोजीशनिंग या उसकी कंपोजिशन प्रॉपर नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है वो फेलियर के चांसेस इसमें हो सकती हैं। इसके अलावा स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स जो है या कोई वीक स्पॉट एट द रेल है, ये इसमें कोई वीक पोर्शन है उसकी वजह से गर्डर टूट जाता है, या अगर इसके ऊपर स्लिपिंग ऑफ द व्हील हो यानी कोई पहिया जो है वो स्लिप कर जाए या कहीं पे उसकी रैंडम मूवमेंट हो, अन अन जो है जिसको आप कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल मूवमेंट अगर कहीं पे व्हील की गर्डर के ऊपर हो जाए। ठीक है, क्योंकि व्हील जो है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर घूमता है, तो कहीं पे अगर इधर उधर मूव कर जाए उसकी वजह से भी ये हेड जो है वो क्रश हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ फेल्योर है दैट इज द ट्रांसवर्स फिशर। ट्रांसवर्स फिशर क्या है? ये जो आपको नजर आ रही है ये क्रैक, बिल्कुल ट्रांसवर्स पोर्शन में ये जो क्रैक्स आपको नजर आ रही है,
दीज आर द ट्रांसवर्स फिशर्स। ठीक है, ये भी पुअर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हो सकती है या एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से, ये एक्सेसिव स्ट्रेसेस इसके अंदर आती हैं और स्ट्रेन आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये हेड या ये जो गर्डर है ये इसमें इस तरह की क्रैक्स आ जाती हैं और फिर ये टूट जाता है। स्प्लिट हेड जो है वो, क्रश हेड और स्प्लिट हेड तकरीबन दोनों सिमिलर काइंड ऑफ फेल्योर्स हैं, लेकिन क्रश हेड में हर हेड टूट जाता है और स्प्लिट हेड में क्या है, ये किस्म की श्रिंकेजेस होती हैं ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द मेटल एंड केविटी इन द रेल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें कोई कैविटी, कैविटी क्या होती है, अक्सर दांतों में कैविटी आती है, तो अगर कोई कैविटी जो है वो इस तरह की रह जाए रेल की गर्डर के अंदर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, वो बाद में जाके जो है उस वो आगे बढ़ती रहती है इस तरह की कैविटी, एंड इट लीड्स टू splitting of the head. फोर्थ और लास्ट जो टाइप्स ऑफ फेलियर्स हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फिशर। अब हॉरिजॉन्टल फिशर क्या करता है, इट आल्सो ब्रेक causes cracks in the horizontal direction। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है अलोंग द लेंथ जो है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्रैक्स आ जाती हैं, एंड इट आल्सो लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स। और ये किस वजह से होती हैं, अक्सर वोर्न आउट प्लेट्स हैं या फिश प्लेट्स या इनसफिशिएंट बेलास्ट हो, तो इनकी वजह से इस किस्म की क्रैक्स जो हैं वो इसमें आती हैं। अच्छा, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फेलियर। ठीक है, मेथड्स ऑफ डिफरेंट, अच्छा, किस तरह हम ये फेलियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि स्पेशल एलॉय स्टील अगर हम इस्तेमाल करें, उसकी गुड मेंटेनेंस करें, और जो एक्सपेंशन गैप्स हैं उसको जो है वो ज्यादा वाइड ना हो। ठीक है, और इसके अलावा प्रॉपर लुब्रिकेटिंग की जाए ऑफ द डिफरेंट नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, ये जो मुख्तलिफ किस्म की फेलियर्स हैं जो गर्डर्स के अंदर आती हैं उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर इज द क्रीप। ठीक है, अब क्रीप क्या है, ठीक है, यहाँ पे इस एक इमेज मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट लुक इन टू दिस ग्रीन पोर्शन। ठीक है, इस ग्रीन पोर्शन में, इस ग्रीन पोर्शन में दिस इज, अगर आप एक नया ट्रैक बनाते हैं तो ये देखें यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट गर्डर, पहला गर्डर है ये, फिर दिस वन इज द सेकंड गर्डर, ये दूसरा गर्डर है। ठीक है, और इसको, इसके ऊपर जो मैंने लगाया है, दिस इज द फिश प्लेट, इस फिश प्लेट की मदद से दोनों गर्डर्स को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो बीच में जो जॉइंट दिया गया है, दैट इज द एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, दैट इज द एक्सपेंशन जॉइंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो ग्रीन लाइंस मैंने लगाई है, ये इसकी, ये इनिशियल पोजीशन ये है, और ऊपर ये जो इसके ऊपर है, दिस इज अ ट्रेन विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये आगे की तरफ जो है ये मूव कर रहा है। अब होगा क्या, जब ये ट्रेन इसके ऊपर मूव करेगी तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ये एक फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। ये ट्रेन, ये इस नीचे ट्रैक के ऊपर एक फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स अप्लाई करता है। इस फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स की वजह से क्या होती है, ये बार बार जब ट्रेन इसके ऊपर गुजरती है तो वाइब्रेशन की वजह से और फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो गर्डर्स हैं ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है कि एक दो दिन में हो, ये सालों में, महीनों में, सालों में हो सकता है इतना। ठीक है, तो क्या हो जाती है, ये जो नीचे मैंने आपको बताया है, ये जो नीचे है, ये लेट सपोज दिस इज अ फिश प्लेट, सॉरी दिस इज अ बेरिंग प्लेट, और इस बेरिंग प्लेट के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जो नट्स हैं वो लगाए गए हैं टू फिक्स दिस रेल विद द स्लीपर्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये जब ये आगे की तरफ बार बार इसके ऊपर फोर्सेस आ रही होती हैं तो ये नट्स भी लूज हो जाती हैं, और ये जो नीचे बेरिंग प्लेट के नट्स हैं वो भी लूज कर जाती हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लूजमेंट ऑफ दीज नट्स एंड बोल्ट्स, ये जो गर्डर है ये आगे की तरफ मूव कर जाता है,
और जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये देखें, ये इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई है, और इसकी पोजीशन जो थी, ये जो ग्रीन है, पहले इसकी पोजीशन ये थी, वो आके यहाँ पे आ गई। अब एक बात आप जहन में रखें, ये स्ट्रेन नहीं है, ठीक है, इस ये स्ट्रेन नहीं है, बल्कि स्ट्रेन तो क्या होती है, स्ट्रेन इज द इलोंगेशन, ठीक है, ये इलोंगेशन नहीं है, बल्कि ये आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्पोजिशन है, आगे इसकी पोजीशन आगे की तरफ चली जाती है, इसकी लेंथ में कोई कमी या बेशी नहीं आती, गर्डर की लेंथ वही सेम रहेगी, लेकिन ये अपनी पोजीशन से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है ना। अब एक और बात इसमें भी ध्यान में रखें कि नीचे जो स्लीपर्स हैं वो भी अपनी जगह फिक्स रहेंगी, सिर्फ ये जो गर्डर्स हैं, क्योंकि ये नट्स लूज हो जाएंगे, ये गर्डर्स आगे की तरफ चले जाएंगे। अब ये जितना आगे की तरफ जाएंगे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट वुड बी कॉल्ड एज द क्रीप। ये जो देखें, ओरिजिनल पोजीशन ये थी और डिस्प्लेसमेंट के बाद वो इसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो दिस मूवमेंट, this forward movement is called, this longitudinal movement is called as the creep. Is this clear now, students? Are you with me? Yes, sir. ठीक है, अब इसको यहां पे आके समझते हैं, ठीक है। क्रीप क्या है? इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर्स इन अ ट्रैक इज कॉल्ड द क्रीप ऑफ रेल। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है, जब ये जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो अलोंग द लेंथ जो है, ये रेल जो है वो आगे की तरफ चले जाते हैं। एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर्स का क्या मतलब है? यानी स्लीपर्स अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे, स्लीपर्स की पोजीशन खराब नहीं होगी, बल्कि नट्स और बोल्ट जो है वो लूज कर जाएंगे, और उसकी वजह से ये जो रेल है, ये जो गर्डर है, वो लॉन्गिट्यूडनली आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब the rails have a tendency to gradually move in the direction of dominant moment. dominant moment का क्या मतलब है? देखें, ये एक ही ट्रैक है, इसी ट्रैक पे इस तरफ से भी गाड़ियां, ट्रेन मूव करती हैं और वापस भी इसी ट्रैक से आती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है डोमिनेंट मूवमेंट का? क्या मतलब है? लेट सपोज जाने वाली ट्रेनें हैं वो है 10 और आने वाली ट्रेन जो है वो है 3, तो देखें डोमिनेंट मूवमेंट कौन सा होगा? जाने वाली मूवमेंट होगी कि नहीं होगी? तो जो डोमिनेंट मोमेंट होगा उस तरफ ज्यादा क्रीप होगा, जो लेस डोमिनेंट मोमेंट होगा उस तरफ क्रीप कम होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो गेज, ये जो क्रीप है, ये सेवरल सेंटीमीटर्स तक हो सकता है इन अ मंथ, इसलिए इसको एवरी 3 मंथ्स जो है वो चेक किया जाता है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 150 मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक अलाउएबल है। अगर 15 सेंटीमीटर से एक्सीड कर जाए ये क्रीप, तो इसको दोबारा जो है उसको रीपोजिशन किया जाता है और क्रीप को वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश की जाती है। जैसे ये इतना आगे चला गया है, तो जब ये चेक करते हैं कि यार क्रीप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो फिर क्या करते हैं, इसको दोबारा नट्स और बोल्ट्स को लूज करके इसको वापस अपनी पोजीशन में ले आते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको फर्मली अपनी पोजीशन में फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एवरी 3 मंथ्स जो है इसको चेक किया जाता है कि उस क्रीप की कंडीशन क्या है, और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है इट इज 150 मिलीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्रीप क्यों आता है रेल के अंदर? तो ये मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं उस हवाले से। एक है वेव मोशन थ्योरी, दूसरा है परक्यूजन थ्योरी, और तीसरा है ड्रैग थ्योरी। ये 3 थ्योरीज हैं जो कि कॉज जो विच आर द डिफरेंट कॉजेज, जो कि आप कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ थॉट्स हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि ये क्रीप की क्रीप किन वजूहात की बिना पे आता है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें कौन सी थ्योरी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, और जरूरी ये भी नहीं है किसी एक थ्योरी की वजह से क्रीप हो रहा हो। तीनों जो हैं वो उनके कंसेप्ट ऑलमोस्ट तकरीबन ठीक हैं, और जो है वो अपना क्रीप में ये अपनी कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं, ठीक है। अब वेव मोशन थ्योरी क्या है? वेव मोशन थ्योरी ये है, वेव जिस तरह नाम से जाहिर है, वेव मोशन थ्योरी में ये कहता है कि जब रेल गाड़ी जो है, जो ट्रेन है, वो गर्डर के ऊपर मूव करता है, ये रेल के ऊपर मूव करता है, तो उससे क्या होता है ये आपको नजर तो हमें नहीं आती, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक विजन में देखें
तो माइक्रोस्कोपिक विजन में जहां जहां पे ये पहिया गुजरता है वहां वहां पे डिप्रेशन कॉज करता है। जहां पे ये रेल का जो पहिया है वो गुजरता है तो वो एक माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशन कॉज करता है इन द रेल। ठीक है, अब जब ये देखें इसकी माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशन, इस विजन में देखें तो यहाँ पे डिप्रेशन है। जब ये आगे मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो पीछे एरिया है वो वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में, और इसका आगे जो पोर्शन है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। सिमिलरली फिर यहाँ पे जब उसको लेके आएंगे, गाड़ी आगे मूव करेगी तो ये जो पोर्शन है ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा और ये जगह डिप्रेशन में चली जाएगी। अब दिस डिप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑफ दिस ट्रेन, ऑफ दिस सॉरी रेल, इसको आप कह सकते हैं आयरनिंग इफेक्ट। आयरनिंग इफेक्ट क्या है, ये देखें कोई चीज जो है वो डिप्रेशन में है, जब ये आगे चली जाती है, आयरन में क्या होता है, अक्सर आप लोग कपड़े होते हैं तो वो जब अनप्रेस्ड होते हैं, अनप्रेस्ड, तो वो इस तरह रफ शेप में होते हैं कि नहीं होते, तो इस्त्री क्या करती हैं, वो बिल्कुल उसको सीधा करती हैं, हमवार करती हैं। तो बिल्कुल रेल की जो ये पहिया है वो भी बिल्कुल वही काम देता है कि उसमें माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशन होती हैं। अब ये जब पहिया आगे गुजरता है तो इन माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशन को लेवल करने, एक किस्म की एक लेवलिंग इफेक्ट उसमें लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उस लेवलिंग इफेक्ट की वजह से ये रेल का जो गर्डर है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। माइनर फ्रैक्शनल मोमेंट ये कॉज करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब दिस फ्रैक्शनल मोमेंट रिजल्ट्स इन द क्रीप ऑफ द रेल, यानी ये जो अल्टरनेटिव डिप्रेशन और रिलैक्सेशन है, जो आयरनिंग इफेक्ट है, ये क्या कर लेता है, इट कॉजेज द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ द रेल। ठीक है, तो एक तो ये वेव मोशन थ्योरी जिसमें कहता है कि ये जस्ट लाइक अ वेव जो है ये गर्डर होता है और उसमें जब ये ट्रेन उसके ऊपर गुजरती है तो ये आयरनिंग इफेक्ट कॉज करता है, और इस आयरनिंग इफेक्ट की वजह से एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस एग्जर्ट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से ये गर्डर जो है वो अपनी पोजीशन जो है से आगे की तरफ मूव कर देता है। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास, दैट इज द परक्यूजन थ्योरी। परक्यूजन थ्योरी क्या कहता है, परक्यूजन थ्योरी में ये कहते हैं कि जो क्रीप आता है रेल में वो इस वजह से आता है कि ये रेल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स, तो जब गाड़ी का व्हील है वो जब इस जॉइंट के ऊपर आता है तो जॉइंट का जो ये एंड है, दिस एंड ऑफ, ये जो एंड है रेल का, उस एंड के ऊपर ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करता है। जैसे ये देखें इस पॉइंट के ऊपर जब ये गर्डर आता है, रेल आती है, सॉरी व्हील आता है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, ये एक इंपैक्ट फोर्स अप्लाई करता है, एक इंपैक्ट फोर्स। अब ये इंपैक्ट फोर्स की वजह से क्या होता है, ये गर्डर जो है वो आगे की तरफ मूव कर देता है। ठीक है, तो जब ये देखें जितनी भी गाड़ियां इसके ऊपर रेलगाड़ियां गुजरेगी वो इस पॉइंट के ऊपर आके एक फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स अप्लाई करेगी, और उस फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स की वजह से ये जो गर्डर्स हैं रेल के वो अपनी जगह से आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, एंड that leads to the development of creep in the rail। ठीक है, तो ये परक्यूजन थ्योरी कहता है कि इम्पैक्ट लोड अप्लाई करता है व्हील जो है गर्डर के ऊपर एट द एंड ऑफ द गर्डर, एंड that causes the and that forward pushing force causes the creep of the rail। तीसरा जो थ्योरी है वो है ड्रैग थ्योरी। ड्रैग का मतलब क्या है, खींचना, किसी चीज को ड्रैग करना, किसी चीज को खींचना। अब क्या होता है, रेल, अगर आप लोगों ने रेल का गाड़ी देखी हो तो एक उसमें इंजन पोर्शन होता है, ये जो सबसे पहला पोर्शन है, और इसके पीछे जितने भी बगीज लगाई जाती हैं या केबन्स जो उसके पीछे लगाए जाते हैं, उनमें सामान या फिर लोग जो है वो सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक मेन कंपोनेंट है दैट इज द ड्राइविंग कैबिन। ठीक है, और दूसरा जो है ये जो बगीज हैं या ये जो केबन्स हैं वो उसके पीछे जो है वो ये इंजन उस अपने पीछे इसको ड्रैग करता है। ठीक है, जैसे नाम से भी जाहिर है ड्रैग थ्योरी। अब ये ड्रैग थ्योरी में क्या है, ये जो इंजन वाला पोर्शन है
वो क्या कर रहा होता है, वो चूंकि आगे की तरफ मूव करता है, तो जो नीचे जो इसके व्हील्स हैं वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करती हैं गर्डर्स के ऊपर। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आप जो ट्रेडमिल नहीं है एक्सरसाइज जो उसके ऊपर करते हैं, जब आप ट्रेडमिल के ऊपर अपना जो है वो वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो आप जॉगिंग के दौरान क्या करते हैं, आपके जो पैर है वो पीछे की तरफ ट्रेडमिल की पट्टी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करती है कि नहीं है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तभी आप आगे की तरफ मूव करते हैं ना। अगर आपके पैर पीछे की तरफ मूव करेंगे, फोर्सेस अप्लाई करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो तभी आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो सेम फिनोमिना जो है ये इस ड्राइविंग व्हील का भी है, कि ये जो ड्राइविंग व्हील्स हैं, जो इंजन पोर्शन है, वो क्या करता है, वो आगे की तरफ मूव करता है। इस वजह से इसके जो व्हील्स हैं वो गर्डर्स के ऊपर पीछे की तरफ फोर्सेस अप्लाई करती हैं, बैकवर्ड थ्रस्ट अप्लाई करता है। जबकि ये जो बाकी केबिन्स हैं जिसमें लोग सफर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आप लोगों ने इनर्शिया का नाम सुना होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या कहते हैं कि ये जो बगीज हैं, दे ट्राई टू प्रिवेंट देयर मूवमेंट अपनी, तो वो क्या करती हैं, इनके जो व्हील्स हैं ये आगे की तरफ फॉरवर्ड पुशिंग फोर्स अप्लाई करती है, क्योंकि ये रोकने की कोशिश करती हैं, तो ये जो इसके व्हील्स हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड थ्रस्ट अप्लाई करती हैं। अब इस बैकवर्ड और फॉरवर्ड थ्रस्ट से क्या होता है, ये जो गर्डर्स जो हैं वो आगे पीछे की तरफ मूव मतलब एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड थ्रस्ट आती हैं, that leads to the movement of the rail, and that also leads to the development of creep in the rails। ठीक है, तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही थ्योरी इसमें करेक्ट है, तीनों अपनी हिसाब से जो है ये करेक्ट हैं, और हो सकता है कि दो थ्योरीज की वजह से क्रीप आ रहा हो सकता है तीनों की वजह से आ रहा हो सकता है किसी एक की वजह से आ रहा हो, लेकिन तीनों जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रीप इन द रेल्स। ठीक है, अब ये जो क्रीप है उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समराइज किया है कि उनके मेन फैक्टर्स क्या हैं। एक तो आयरनिंग इफेक्ट है, जो पहला थ्योरी हमने पढ़ा। दूसरा क्या है, स्टॉप एंड स्टार्टिंग फोर्स, ये जो तीसरा हमने पढ़ा ये थ्योरी है। और जो इसके अलावा वेरिएशन इन द टेम्परेचर जो है उससे भी क्रीप हो सकती है। इम्प्रॉपर स्क्योरिंग ऑफ रेल टू द स्लीपर्स, यानी अगर आपने नट्स और बोल्ट्स लगाए हैं वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी जब ये लूज होंगे तो क्रीप तो होगा, रेल अपनी जगह से आगे मूव करेगा। बैडली मेंटेन्ड जॉइंट्स हैं, यानी जॉइंट्स को आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो तब भी क्रीप होगा। स्लीपर्स ठीक नहीं है, बैड क्वालिटी है, तब भी क्रीप होगा। ठीक है, लोडिंग ज्यादा है तब भी क्रीप होगा, और बेलास्ट की क्वांटिटी वो अगर कम है तब भी क्रीप होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ कॉजेज हैं दैट लीड्स टू द क्रीप इन रेल्स। अगर क्रीप होती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला तो ये है कि स्लीपर्स आउट ऑफ स्क्वायर, ये स्लीपर्स को खराब देता है, स्लीपर में बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर कॉज करता है, क्योंकि ये जो नट्स और बोल्ट्स हैं ये लूज हो जाते हैं, और जब ये लूज हो जाते हैं तो इसके सुराख खुल जाते हैं। तो जब ये सुराख खुल जाते हैं तो फिर ये स्लीपर्स जो है किसी काम के नहीं होते, उसको फिर रिप्लेस करना पड़ता है। तो क्रीप सबसे पहले नुकसान देता है स्लीपर्स को। उसके अलावा ये जो जॉइंट्स हैं वो इसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं ये जब क्रीप होगी तो क्रीप की वजह से ये जॉइंट के अंदर जो गैप है वो बंद हो जाएगा। अब जब ये गैप बंद हो जाएगा तो उससे नुकसान क्या होगा, ये जब थर्मल एक्सपेंशन इसमें होगी उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, तो उससे भी जो है वो जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेसेस इसमें आ जाती हैं, और जिसकी वजह से फिश प्लेट्स या बोल्ट जो है उसके खराब होने के और उसके टूटने के, उसमें क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाती हैं। डिफिकल्टी इन चेंजिंग रेल, एक तो क्रीप, अगर किसी रेल में क्रीप हो जाए और क्रीप की वजह से क्रीप को आप रिवर्स ना करें तो उससे क्या होगा, ये जो क्या है, ये जो चेन, अगर किसी रेल को आपने तब्दील करना है तो रेल तब्दील तभी होगा जब इसमें रिमूव करने के लिए सर्टन गैप मौजूद हो। अब जब ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाए
और ये आगे की तरफ मूव कर जाए तो ये क्या होगा, एक कोई भी रेल गर्डर अपनी जगह पे नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस रेल की गर्डर की फोर्सेस भी इसके ऊपर आ रही होती हैं और इसका अपना फोर्सेस आगे वाली गर्डर के ऊपर जा चुका होता है। इस वजह से इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो तो उसमें भी डिफिकल्टी आ जाती है। एंड लास्ट जो सबसे आखिर पोर्शन है क्रीप का जो इफेक्ट है, दैट इज द बकलिंग ऑफ रेल। बकलिंग क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गर्डर्स हैं ये सारे जो है टेढ़े हो जाते हैं, बकल कर जाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट सीरियस इफेक्ट ऑफ द क्रीप इन द रेल्स। ठीक है, जब बिल्कुल क्रीप को इतना सिवियर कर जाए और क्रीप को आप रिवर्स भी ना करें तो तब क्या होगा, एट लास्ट जो है वो इतना नुकसान पहुंचाएगा कि वो सीरियस शक्ल इख्तियार करेंगे एंड इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ buckles in the rail girders. ठीक है, so that was the lecture about the creep and as well as the different fasteners. ठीक है, इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है,